हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका सेकेंड लेक्चर ऑफ चैप्टर 8 विच इज़ ऑडिट। तो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट। लास्ट लेक्चर में हमने थोड़ा सा नोट्स लिखना छोड़ दिया था बीच में, तो आई थिंक मैं एक बार वो बता देता हूँ एंड देन विल गो फॉर द इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ ऑडिट। तो जस्ट आपके रेफरेंस के लिए मैं एक बार ओपन करता हूँ। ये एक टेबल था ऑडिट का, फाइनेंशियल एंड कंप्लायंस ऑडिट। प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। फिर ये आई थिंक मैंने आपको दिखा दिया था, बट स्टिल फॉर योर रेफरेंस एक बार। चेकलिस्ट को हम अलग से लिखेंगे सारी, तो कोई भी चेकलिस्ट अभी से नहीं लिखेगा। ये 177 एंड रेगुलेशन 18 के मैंने लास्ट लेक्चर में जो नोट्स दिखाए थे वो आप एक बार लिख लीजिएगा, बट मैं एक बार यहाँ पे भी दिखा देता हूँ आपको। बेसिकली आपको ये वाला जो पार्ट है ना, ये 177 का ये टेबल, इतना ही आपको लिखना है। स्क्रीनशॉट 1, स्क्रीनशॉट 2, पेनल्टी लिखनी तो पेनल्टी लिख दीजिए, और ये बाकी सब तो एडिशनल चीज़ है, ये नहीं लिखे तो चलेगा। फिर हम जाएंगे LODR में, रेगुलेशन 18, ये स्क्रीनशॉट 1, ये आपका स्क्रीनशॉट 2, दैट्स इट। और जो इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस है वो हमने पढ़े हुए हैं, तो वो आप एक बार लिख लीजिएगा फ्रॉम द मॉड्यूल। फिर आई थिंक यहाँ ये रोल ऑफ ऑडिट कमेटी मैंने इधर देख के रखा है, उसमें से आपको बताया भी था कि इसमें से कौन से पॉइंट्स करना है। ये सारे पॉइंट्स को मैंने थोड़ा सा समराइज़ करके यहाँ पे लिख दिया है, ताकि इसमें से भी अगर आपको सारे पॉइंट्स पढ़ने हो तो आप नोट से अच्छे से पढ़ पाओ। फिर ये सेक्रेटरियल ऑडिट, इसकी डेफिनेशन, एप्लीकेबिलिटी एंड इसका पर्पस। प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। फिर इंटरनल ऑडिट, IIA इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स, इसकी डेफिनेशन, सेक्शन 138 और रूल 13 अबाउट द एप्लीकेबिलिटी। CSR ऑडिट, सेम स्ट्रक्चर में आपको लिखना है। अब ये आपके लिए होमवर्क था। टेक ओवर ऑडिट और इनसाइडर ट्रेडिंग ऑडिट के लिए भी सेम। नाउ अभी हम बढ़ते हैं हमारे इंडस्ट्रियल और लेबर लॉ ऑडिट, जो आपने अपने सेटिंग अप ऑफ बिजनेस जो सब्जेक्ट था उसमें पढ़ा होगा, या फिर आपका EBCL जो सब्जेक्ट है उसमें आपने पढ़ा होगा। तो इंडस्ट्रियल और लेबर लॉ ऑडिट, इसमें बेसिकली जो लेबर्स होते हैं, वर्कर्स होते हैं, इनसे रिगार्डिंग, या फिर अपना जो नेचर होता है इससे रिगार्डिंग, एनवायरमेंट लॉ, ये सब चीज़ें आती है इंडस्ट्रियल ऑडिट। ठीक है, तो अब देखिए इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ ऑडिट क्या है। इफेक्टिव टूल है, ओके, मेरा पेन क्यों नहीं चल रहा है। इफेक्टिव टूल है फॉर कंप्लायंस मैनेजमेंट ऑफ लेबर, एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल लॉज। Audit helps to detect non-compliance of labor and employment law to a business and take corrective measures to avoid any unwarranted legal action by regulator against the business and its management। सेम बात जो हर ऑडिट में हमने ऑलरेडी पढ़ ही चुके हैं कि देखो लेबर लॉ ऑडिट मतलब क्या होता है, कि लेबर लॉ और इंडस्ट्रियल लॉ, एम्प्लॉयमेंट लॉ, इसका अगर नॉन कंप्लायंस करते हो तो वो डिटेक्ट हो जाएगा। अगर ये वाला ऑडिट करते हो, इनसाइडर ट्रेडिंग ऑडिट करते हो तो इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशंस के अगर नॉन कंप्लायंस में हो तो वो डिटेक्ट हो जाएगा। वैसी बात है, ये हर बार होता है, और आप इससे क्या करोगे, लीगल एक्शन को अवॉइड करोगे। सिंपल। लेबर लॉ ऑडिट एनविसेस अ systematic scrutiny of required systems prescribed under labor law legislation by professionals like CS who reported to the compliance and non-compliance extent of compliance and conditions of labor law in industry practice and in any commercial establishment। सिंपल। स्कोप क्या है भाई इसका, स्कोप है लेबर लॉ ऑडिट्स। स्कोप क्या होगा इस ऑडिट का, लेबर लॉ। जैसा CSR ऑडिट का स्कोप क्या होगा, CSR के प्रोविजंस, वैसा इसका भी देखो क्या बोलता है ये, ऑल लेबर लॉ लेजिस्लेशंस एप्लीकेबल टू इंडस्ट्री, बिजनेस या कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट वेयर ऑडिट इज कंडक्टेड बाय लेबर लॉ ऑडिटर। ये सिंपल। लेबर लॉ ऑडिट कौन करेगा, लेबर लॉ ऑडिटर। इंटरनल ऑडिट कौन करेगा, इंटरनल ऑडिटर। स्टैट्यूटरी ऑडिट कौन करेगा, स्टैट्यूटरी ऑडिटर हु इज अ CA। वैसा, ओके। Scope of labor law audit will certainly differ from business to business, which is based on nature of business, size of business, location of business and number of manpower, etc. Labor law audit is a unique concept and differs from other compliance audit। ये देखो, ये यूनिक कंसेप्ट है, ये बाकी ऑडिट से अलग है, पता नहीं ये इनको यूनिक क्यों लगी। क्या बोलते हैं,
while all other audits are have financial implication on business, whereas the labor law audit concern human values, rights of worker. घंटा इसमें भी फाइनेंशियल, देखो अगर हम बोलते हैं सेक्रेटरियल ऑडिट, उसका नॉन कंप्लायंस करो, अगर देखो आपको ऑडिट इसीलिए करना है क्योंकि गलतियां पकड़ोगे, बाद में रेगुलेटर पकड़ेगा, फाइन्स देगा, ये बच जाएगा। लेबर लॉ भी आपको कंप्लाई करना है, ऑडिटर अपॉइंट करोगे, वो देखेगा, गलती मिलेगी, पता करेंगे, ऑब्जर्वेशंस को हम ठीक करेंगे, हम पे कुछ फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन नहीं आएगा। तो ये यूनिक क्यों है, मतलब ह्यूमन वैल्यूज और राइट्स ऑफ वर्कमैन को करता है। आइडियली आप देखोगे तो सेक्रेटरियल ऑडिट के लिए भी काइंड ऑफ ये बोल सकते हो कि ये सेक्रेटरियल प्रैक्टिसेस के लिए यूनिक है, बट ठीक है, याद रख लेना एग्जाम के लिए, बट इट इज़ नॉट सो प्रैक्टिकली on the right mind. Okay, scope of secretarial audit also includes examining and reporting on whether the adequate system and process are in place to monitor. भाई ये देखो, मैं आपको बोल रहा हूँ, आपने चैप्टर 1 पढ़ा था, उसकी जो लैंग्वेज आती है, सिस्टम, प्रोसेस, मॉनिटर, कंप्लायंस, ब्ला 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 ब्ला, ये इधर घुमाओ उधर, एक बार आप वो लैंग्वेज सीख लो ना, ये थोड़ी सी, तो पूरा पेपर आप एकदम बढ़िया लिख सकते हो। बस लैंग्वेज की आपको पकड़ बनानी है। इंडस्ट्रियल और लेबर लॉ कैसा होता है, स्टेट का होता है, लोकल होता है, सेंट्रल भी होता है ऑब्वियसली, क्योंकि स्टेट के हिसाब से एक लेबर लॉ बोलता है इतने घंटे काम करना है, दूसरा स्टेट बोलता है इतने घंटे काम होना चाहिए। ऐसे एक इन्होंने इलिस्ट्रेटिव चेकलिस्ट दी है कंप्लायंस की, तो ये भी ना एक बार हम बाद में सेपरेटली पढ़ेंगे। ये चेकलिस्ट जो है ये अलग अलग जो अपने एक्ट्स है, फैक्ट्रीज एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेस, मिनिमम वेजेस, ESIC, फिर PF वाला एक्ट, अपना पेमेंट ऑफ बोनस, पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी, कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन अबॉलिशन एक्ट, मैटरनिटी बेनिफिट, चाइल्ड एंड एडोलेसेंस लेबर, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट, Employees Compensation Act, and Equal Remuneration, Employment Exchange, Compulsory Notification of Vacancies. सर इतना सारा कैसे याद रहेगा, उस पर आते हैं बाद में, बट एक बार जस्ट मैंने बता दिया, ये बाद में हम पढ़ेंगे, सारी चेकलिस्ट साथ में पढ़ेंगे ताकि हम उसमें से कॉमन चीज़ें देख पाए, अनकॉमन चीज़ों पे फोकस कर पाए। ओके, अब साइबर ऑडिट। साइबर ऑडिट क्या है सर, आप बताओ, हमें क्यों पूछ रहे हो? ठीक है, मैं बताता हूँ। इट इज़ एन अटेम्प्ट टू मिनिमाइज एनी रिस्क ऑफ फाइनेंशियल, साइबर सिक्योरिटी क्या है, इट इज़ एन अटेम्प्ट टू मिनिमाइजिंग रिस्क ऑफ फाइनेंशियल लॉस, डिस्ट्रप्शन और डैमेज टू द रेपुटेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हो सकता है क्यों, बिकॉज IT सिस्टम्स आपके फेल हो गए। अब मैं इसका एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ। एग्जाम्पल ऐसा है कि मैं आपको मान लो पढ़ा रहा हूँ, आपने मान लो मैं आपको लेक्चर सेल करता हूँ मान लो, और मेरे लेक्चर्स मैंने आपको बेचे, एक सिस्टम है जो आप उसमें की अगर डालोगे तो ही आपको लेक्चर्स विजिबल होंगे, अदरवाइज सिर्फ वीडियो अगर होगा तो आपको अब कहीं पे भी प्ले कर सकते हो, बट अदरवाइज अगर वो की है तो आप आपके सिर्फ लैपटॉप में कर सकते हो। किसी ने मेरा सिस्टम हैक कर दिया और पूरे जो लेक्चर्स है उसको वीडियो फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, अगर मैं लेक्चर सेल करता हूँ, अगर मेरे सारे जो भी लेटेस्ट लेक्चर है किसी ने उस वीडियो फाइल को कन्वर्ट कर दिया, उस जो भी फाइल को, इनक्रिप्टेड फाइल को कन्वर्ट कर दिया और वीडियो फॉर्म में बना दिया, तो कितना बड़ा लॉस होगा सर, बात तो सही कर रहे हो आप। तो ये क्या हुआ, मेरा फेलियर ऑफ IT सिस्टम, मेरा IT सिस्टम है, इनक्रिप्शन वगैरह सब चीज़ें ये ऐसे हो गई, इसलिए मुझे क्या हुआ, फाइनेंशियल लॉस। साइबर सिक्योरिटी क्या करता है फिर, मिनिमाइजिंग द फाइनेंशियल लॉस विच कुड अराइज ड्यू टू फेलियर ऑफ IT सिस्टम। आपको क्या याद रखना है, फेलियर ऑफ IT सिस्टम। ऑब्जेक्टिव क्या है भाई किसी भी ऑडिट का, क्या है, असेसमेंट ऑफ ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ ब्ला ब्ला, जो भी होगा आपका ऑडिट, उसकी पॉलिसी प्रोसीजर, आइडेंटिफाई, प्रोटेक्ट, डिटेक्ट, रिस्पॉन्ड, रिकवर, प्रोसेस एंड एक्टिविटीज, रिपोर्ट एक्टिविटीज टू द बोर्ड। सिंपल। It is generally covered in sub-process such as asset management, awareness training, data security, resource planning, recovery planning, communication in order to identify internal control, regulatory efficiency that could put organization at risk. कुछ important है, not much important। ये क्या होता है, आपका जो साइबर ऑडिट होता है वो कहाँ कवर होता है,
आप अलग अलग जो सब प्रोसेसेस होती है ऑर्गेनाइजेशन में, अवेयरनेस, डेटा सिक्योरिटी, इसमें थोड़ा इधर आ जाता है, थोड़ा इधर आ जाता है, ऐसा ही बोल रहा है। तो देखो साइबर सिक्योरिटी एंड कंट्रोल इश्यूज विच डील्स अंडर साइबर सिक्योरिटी इंक्लूड्स, कि साइबर सिक्योरिटी ऑडिट में कौन से इश्यूज हम देखते हैं। देखो सेंसिटिव डेटा और अपना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का प्रोटेक्शन सही से हो रहा है नहीं, नेटवर्क्स टू विच मल्टीपल इंफॉर्मेशन सोर्सेस आर कनेक्टेड, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी फॉर द डिवाइस एंड इंफॉर्मेशन कंटेंट। मेरे पास मान लो ये मेरा मोबाइल है, इसके अंदर मान लो मैंने बहुत सारी फ़ोटोज़ या इंफॉर्मेशन डाल के रखी अबाउट ड्रग्स एंड एवरीथिंग, और इसका लोकेशन कहाँ पे मिलेगा, कितने में मिलेगा, ये मेरे फ़ोन में डाउनलोडेड इन्फॉर्मेशन है, मेरे किसी फोल्डर में रखी हुई है। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इंफॉर्मेशन? सर ये डिवाइस किसका है? मेरा है। तो सर इस डिवाइस में जो भी चीज़ें रखी होगी वो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, करेक्ट, इट इज़ इन डाउनलोडेड और सेव्ड फॉर्म। तो ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको साइबर ऑडिट में हर बंदे की देनी है कि देखो ये इसका लैपटॉप है, इसमें ये सब चीज़ें हैं जो कि इट इज़ नॉट शेयर्ड बाय एवरीवन, इसने अपने लिए स्पेसिफिकली बना के रखा है, दैट इज़ हिज रिस्पॉन्स। स्कोप ऑफ साइबर ऑडिट क्या आता है? स्कोप में क्या आता है? डेटा सिक्योरिटी पॉलिसीज़, डेटा लॉस प्रिवेंशन मेजर्स, network access controls, data prevention, security controls, incident response. I will try to explain these terms to you in simple manners, बट अगर आपको थोड़ा डिटेल में और जानना है, संसाई ने भी इतना दिया नहीं, तो आप थोड़ा गूगल कर लो, चैट GPT कर लो, या अलग अलग आपके रिसोर्सेस हो सकते हैं। तो जो देखो आपकी डेटा सिक्योरिटी पॉलिसीज़ है विथ रिस्पेक्ट टू आपका नेटवर्क, डेटाबेस, एप्लीकेशन क्या होता है? जैसे कि अगर आप ये देख सकते हो, ये अगर आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, मैं यूज़ करता हूँ ये एप्लीकेशन ड्रॉबोर्ड PDF। फिर ये एक आता है माइक्रोसॉफ्ट एज, अगर मैं ये ओपन करूँ, दिस इज़ माइक्रोसॉफ्ट एज। ऐसे अलग अलग एप्लीकेशन, ये देखो ये एक वन नोट। तो दीज आर एप्लीकेशंस। आपके मोबाइल में कुछ या फिर लैपटॉप में कुछ आइकन दिखता है डाउनलोड करने के बाद, उसको आप यूज़ करते हो, दैट इज़ एप्लीकेशंस। नेटवर्क क्या होता है? जब आप मान लो एक आपका अगर वन ड्राइव अगर आपने कभी यूज़ किया है, अगर मैं दिखा पाऊँ तो मैं आपको दिखा देता हूँ। वन ड्राइव अगर ओपन होता है मेरा, तो ये नहीं, यस, दिस इज़ माय वन ड्राइव। अभी ये क्या है? एक शेयर्ड नेटवर्क है। अगर मैं ये वाला जो है फाइल किसी को भेजूँ और उसको एक्सेस दे दूँ उस ईमेल आईडी को, तो वो अपने लैपटॉप से ये वाला पर्टिकुलर फोल्डर ओपन कर सकता है। मैं अगर अपने मोबाइल में वन ड्राइव इंस्टॉल कर दूँ तो वो ये नेटवर्क का इस्तेमाल करके ये यूज़ कर सकता है, समझे? दैट इज नेटवर्क। एंड डेटाबेस, आपका डेटाबेस सिंपल, जहाँ पे इंफॉर्मेशन स्टोर की है। डेटा लॉस प्रिवेंशन मेजर्स का क्या होता है? अगर मान लो ये एक मेरा फोल्डर है अटैचमेंट्स नाम से, अगर ये फोल्डर डिलीट, ओ माय गॉड ये फोल्डर चला गया, डेटा लॉस हो गया, अब क्या? आर देयर एनी मेजर्स? मेरे इसमें क्या है, अगर मैं बोल दूँ सबके लैपटॉप में है, अगर मैं सिंपल डिलीट करूँगा तो टेम्परेरी डिलीट होता है, वो ट्रैश में जाता है। तो अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल Z करूँगा तो ये वापस आ जाएगा। तो मेरा जो ट्रैश बिन होता है लैपटॉप का, उसमें डेटा स्टोर्ड है। इसके अलावा कंपनी की बात करें तो कंपनी का जो डेटा होता है वो IT टीम बैकअप स्टोर करके रखता है। हर दिन का बैकअप होता है, हफ्ते का बैकअप होता है, महीने का बैकअप होता है। तो ये बहुत बड़ा डेटा ऑर्गेनाइजेशन का सेव होता है, ताकि इन केस मान लो आपने सुना होगा कि नया नया ट्रेनी आया था, फर्स्ट डे ऑफ ऑफिस था, पूरा सिस्टम उड़ा दिया। तो ऐसी चीज़ें हो सकती है ना कि नया बंदा सिस्टम उड़ा दे, तो ऐसा थोड़ी होगा कि ऑर्गेनाइजेशन पूरा एक वो डिलीट बटन से ख़त्म। तो ये बैकअप्स होता है। नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल्स, अभी जैसा मैंने बताया, फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको दिखाऊं, मैं इसको शेयर करता हूँ, शेयर अटैचमेंट। देखो अगर मैं इधर मेरा ईमेल आईडी डाल दूँ या किसी का भी ईमेल आईडी डाल दूँ और मैं उसको, ये कंट्रोल्स है, वो सिर्फ देख सकता है या फिर एडिट कर सकता है, समझे? तो ऐसे में उसको नेटवर्क का कंट्रोल डिटरमाइन कर सकता हूँ कितना एक्सेस देना है, सिर्फ व्यू एक्सेस देना है या एडिट एक्सेस। एडिट एक्सेस अगर है तो उसमें जो भी फाइल रखी है उसमें वो बंदा चेंजेस कर सकता है। डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन सिस्टम्स डिप्लॉयड, कि आपके कुछ साइबर सिक्योरिटी अटैक्स होता है, साइबर अटैक्स होता है, तो उसका डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन का सिस्टम है।
सिक्योरिटी कंट्रोल्स, फिजिकल एंड लॉजिकल। इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्रोग्राम, मतलब कुछ इंसिडेंट होता है तो उसको आप टैकल कैसे करोगे। आई टुक अ लॉट ऑफ टाइम हियर, बट सिंस इट इज़ वन टाइम थिंग तो आपको बार बार ये चीज़ जब आएगी, साइबर ऑडिट, साइबर सिक्योरिटी टर्म्स आते रहेंगे आपको, तो ये थोड़ा हेल्प होगा। डायमेंशंस ऑफ साइबर सिक्योरिटी ऑडिट प्रोसेस, मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, इंटरनल ऑडिट। देखो मैनेजमेंट मतलब मैनेजमेंट ऑफ कंपनी, जो कंपनी का मैनेजमेंट है वो है रिस्क ओनर भाई साइबर सिक्योरिटी का। तो owns the risk decisions made for organization, therefore it has vested interest in ensuring cyber security controls exist and operating effectively. Decisions are typically made based on guidance received from risk management process and for taking appropriate decision. देखो ये है सीनियर मैनेजमेंट, इसमें आएगा CEO, CFO, CO, ये सब लोग आएंगे, ऐसे ऐसे बड़े बड़े HODs। और फिर मान लो HODs में एक आता है रिस्क का HOD, रिस्क फंक्शन, और ये टीम कौन सी, रिस्क मैनेजमेंट। ये टीम बताती ये रिस्क हम ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, या फिर ये अब हमको कुछ मिला है फाइंडिंग्स, ये सीनियर मैनेजमेंट को रिपोर्ट करता है। बेसिस दैट सीनियर मैनेजमेंट जो अपना है वो डिसीजंस लेता है। रिस्क मैनेजमेंट typically based on guidance on cyber security officer at a organization and enterprise management take decisions employing risk management। क्या बोला सर, कुछ समझ में नहीं आया, मैंने भी जो बोला है मुझे भी नहीं समझ में आया जस्ट किडिंग। तो इसका ना मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अब मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ ना, तो उधर एक म्यूचुअल फंड रेगुलेशंस में ना सीसो का रिक्वायरमेंट है। व्हाट इज सीसो? चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर। क्या सर? चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर। तो उसको ही क्या हम CSO बोल सकते हैं? तो CSO क्या? साइबर सिक्योरिटी ऑफिसर। हाँ सर, जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी देखता है वही साइबर देखता है, मतलब बेसिकली। तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो CISO है वो CSO है, साइबर सिक्योरिटी ऑफिसर। तो ये जो बंदा है उस पर डिपेंडेंसी होती है ये वाले रिस्क की। देखो हर बंदा मतलब रिस्क मैनेजमेंट टीम में IT एक्सपर्ट नहीं होगा, IT वाले बंदे ही IT एक्सपर्ट होते हैं, बाकी लोग जस्ट जानते हैं IT थोड़ा बहुत। तो ऐसे बंदे से हमको रिस्क मैनेजमेंट के लिए कोऑर्डिनेट करना है। ऑब्जेक्टिव क्या है रिस्क असेसमेंट का? 2 फोल्ड है। फर्स्ट, पहला ऑब्जेक्टिव, क्रिटिकल टू कम्युनिकेट स्टेट ऑफ रिस्क सो दैट इजी टू अंडरस्टैंड एंड क्लियर लेवल ऑफ रिस्क इज इन्वॉल्व। तो देखो रिस्क मैनेजमेंट का 2 पर्पज़ है। फर्स्टली कम्युनिकेशन ऑफ साइबर रिस्क। क्यों? कम्युनिकेशन से क्या होगा? इट शुड बी easy to understand and determine level of risk. Okay. Secondly, just as significantly the ways to which address the risk must be identified. Second is respond. भाई पता चलना चाहिए रिस्क क्या है, उसका सीवियरिटी क्या है, बहुत सीरियस है, कम सीरियस है, उसको हम रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे। दिस प्रोवाइड्स बोथ प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन एंड मिटिगेट्स द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ द रिस्क। रिस्क लैंडस्केप इज एवर चेंजिंग, रिस्क बदलता रहता है। इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव डिफाइंड प्रोसेस, ट्रेन्ड एंड कॉम्पिटेंट साइबर सिक्योरिटी रिसोर्सेज एंड अ गवर्नेंस फ्रेमवर्क टू एंश्योर that appropriate actions are carried out by enterprise leadership and managed effectively to address current and emerging threats. This is the simplest form of English presented without having any conceptual knowledge behind it. मतलब ज्ञान पेला है, बस इन्होंने क्या किया है, हमको ज्ञान पेला है जो कि हमको बस पढ़ना है, समझना है और एग्जाम में छापना है अगर सवाल पूछा जाए तो। देखो रिस्क क्या है? रिस्क एवर चेंजिंग है, बदलता रहता है कि आज थोड़ा है कल ज़्यादा है, डिपेंड करता है रेगुलेशन पे, हर चीज़ पे। और देखो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्या आपका प्रोसेस डिफाइंड होना चाहिए, आपकी जो रिसोर्सेस है वो ट्रेंड और कॉम्पिटेंट होने चाहिए, एंड आपका जो गवर्नेंस फ्रेमवर्क है वो होना चाहिए किस चीज़ के लिए, ताकि अप्रोप्रिएट एक्शंस आप ले पाओ। कौन? आप, यानी एंटरप्राइज लीडरशिप। और इसको जब भी जो थ्रेट्स आते रहेंगे, अभी है जो आने वाले हैं, उसको आप इफेक्टिवली मैनेज कर पाओ। बस अब यही चीज़ है, फिर से पढ़ेंगे। देखो
Internal audit and risk management professionals have key roles, as does enterprise management. पता नहीं क्या बोलना चाहते कभी कभी. Cyber auditing is a security measure, not an inconvenience. Any audit is a security measure, not an inconvenience. Any audit, भाई क्यों ऑडिट क्यों कर रहे हो? आपको कोई इनकन्वीनियंस होती है इसलिए नहीं, आप इनकन्वीनियंस रोकना चाहते हो, नॉन कंप्लायंस रोकना चाहते हो, कोई गड़बड़ रोकना चाहते हो, तो एनी ऑडिट इज नॉट एन इनकन्वीनियंस, इट इज अ प्रिवेंटिव मेजर, डिटेक्टिव मेजर या सिक्योरिटी मेजर. इट इज क्रिटिकल टू प्रोटेक्टिंग एंटरप्राइज इन टूडेज ग्लोबल डिजिटल इकोनॉमी. भाई आपका जो असेट्स है भाई डिजिटल, वो आपका सब कुछ है. अगर आप थोड़ी भी आनाकानी करोगे कि यार बहुत खर्चा हो रहा है यार, मैं अपने डिजिटल एसेट्स को प्रोटेक्ट नहीं करता हूँ, छोड़ो, क्या ही होगा, क्या ये हैक कर लेगा कोई? भाई एक बार हैक कर लिया ना, गया. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल, एक होती है कंपनी जिसका नाम होता है साइन जी, ये कंपनी है. इनके साथ ना एक चोट हो गई. चोट ये हो गई कि साइन जी एक अपनी वीडियो केवाईसी सर्विस देती है. वीडियो केवाईसी सर्विस देती है किसको? वेरियस एंटिटीज़ को. तो जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनको देता है, कोई पेमेंट एग्रीगेटर्स है, पेटीएम वगैरह ये सब लोग हैं उनको देता है, ग्रो वगैरह को देता है. अगर मान लो मैं कोई बंदा हूँ, कोई नया अकाउंट ओपन करने आऊँ म्यूचुअल फंड में, म्यूचुअल फंड अकाउंट ओपन करना है, मैंने इनके थ्रू केवाईसी सर्विस ली. मैं कोई तो भी ग्रो में गया था, पता चला, और ग्रो ने मुझे इधर रीडायरेक्ट कर दिया कि मुझे जो आउटसोर्स वेंडर है वो उनसे करवा के देगा. ग्रो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है बट उनके थ्रू. साइंजी की मस्ती ये हो गई कि साइंजी का एक एम्प्लॉय था, कोई तो भी मान लो चंदू एम्प्लॉय है. चंदू के साथ गड़बड़ ये हो गई कि चंदू जो ऑफिस का लैपटॉप है, चंदू ने कंपनी छोड़ दी, और जो ऑफिस का लैपटॉप छोड़ी नहीं, उसको छुड़वाई थी, ऑफिस का लैपटॉप है, उसमें उसने कोई तो एक वेबसाइट ओपन की फॉर सम पर्पजेस. बेसिकली मुझे जो पता है, उसने मूवी डाउनलोड करने के लिए किया था, और एक कोई तो भी शेडी सी वेबसाइट पे चला गया, शेडी वेबसाइट, और वो हो गया हैक. ये बंदा जो था, ये ऐसा अच्छा खासा बंदा था जिसके सिस्टम में इन्वेस्टर का केवाईसी डेटा जो है वो पड़ा हुआ था. केवाईसी डेटा पड़ा हुआ था, और ये हैकर ने धड़ 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 उसके सिस्टम पे अटैक करके बहुत सारा डेटा निकाल लिया, पर्सनल इन्फॉर्मेशन लोगों की निकाल ली. और इसकी वजह से बात ये हो गई कि दिक्कत बहुत हो गई. मतलब लाखों करोड़ों इन्वेस्टर्स का जो डेटा है वो किसी हैकर के पास में चला गया. अब ये हैकर ये डेटा लेके क्या बोल रहा है, रैंसम मांग रहा है कि हमको पैसा दो और डेटा ले लो. ये क्या करेगा, किधर रैंसम मांगता है? ये बेसिकली ये लोगों का डेटा सेल करेगा. कहाँ पे करता है, क्या बोलते हैं इसको, डार्क वेब पे. डार्क वेब पे जाके लोगों का डेटा बेचेगा, यहाँ पे बहुत पैसे मिलेंगे. बोलता है अगर मुझे डेटा अगर आपको वापस चाहिए तो गिव मी मनी. ये सब गड़बड़ हुई थी. देखा आज की इकोनॉमी में क्या प्रॉब्लम हो सकता है. साइंजी जैसे लोग, साइंजी में जैसे एक बंदा था चंदू ने जो मस्ती की, चंदू इज़ अ फिक्शनल नेम. चंदू ने जो अपनी मस्ती की, वेबसाइट पे चला गया ऑफिस के लैपटॉप से, और ये हैक हो गया, तो इतने इन्वेस्टर का नुकसान हो गया, और ये जिन लोगों को इन्होंने सर्विस दी थी सब लोग परेशान हो गए. ठीक है, इंटरनल ऑडिट का ये फिर आप ये पढ़ लो, जैसा ये मैंने आपको एग्जांपल दिया है वो एक आप कहीं पे लिख सकते हो इनके साथ. ये लेटर. ओके, चेकलिस्ट है, चेकलिस्ट बाद में करेंगे. मैंने आपको पर्पस ऑलरेडी बताया, चेकलिस्ट बाद में करेंगे तो आप ही का फ़ायदा है. ओके, जस्ट गिव मी अ सेकेंड. ओके, तो अभी हम पढ़ेंगे एनवायरनमेंट ऑडिट. ये क्या बोलता है, देखो एनवायरनमेंट के ऊपर जो लॉज लगते हैं. एनवायरनमेंट मतलब सर वो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, पानी, हवा, ज़मीन, ये सब चीज़ें जो हमारा एनवायरनमेंट है, इनके ऊपर जो लॉ लगते हैं उनको. तो एनवायरनमेंट लॉज कौन से होते हैं, एनवायरनमेंट ऑडिट लॉज कौन से होते हैं इसके जो लगते हैं? सबसे पहले लैंड, वाटर, एयर पे, और दूसरा लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे. एंड ये प्रॉपर्टी भी बोल रहा है, एंड प्रॉपर्टी. ओके, इन पे ये लगता है.
Okay, simple. Environment audit is a general term. In general term, reflects various types of evaluations intended to verify environmental compliance and management systems, implementation gaps along with related corrective actions, and it has a wide variety of meanings. It refers to verification assessment of environmental measures in an organization. Okay, ये आप एक लिख सकते हो. ओके, कट नहीं किया, वो अंडरलाइन किया. सर ओवरलाइन हो गया है, वो अंडरलाइन है. ठीक है भाई, ठीक है. मेरा आवाज़ थोड़ा सा कम आएगा बीच बीच में क्योंकि थोड़ा सा गला मेरा बैठा हुआ है, बट आई थिंक कि इतना आपको सुनाई दे ही रहा होगा. Objectives of environmental auditor are to evaluate efficacy and utilization of resources of man, machine, materials, and to identify areas of environmental risk and liabilities, weakness of management system, problems in compliance directives of regulatory agencies, and control the generation of pollutants and waste. This is the objective. ऐसे होता है, लिखना होता है ऑब्जेक्टिव कि क्लियरली पढ़ के आप समझ पा रहे हो कि दिस इज़ ओनली एनवायरमेंट ऑडिट. एक ऐसा जनरल स्टेटमेंट नहीं है जो आप हर ऑडिट में चिपका सकते हो. ऐसा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए. इट इज़ फ्रॉम अ फाइनेंशियल परस्पेक्टिव इज कंडक्टेड टू इंश्योर पब्लिक फंड्स वर स्पेंट एफिशिएंटली एंड फॉर इंटेंडेड पर्पसेस. ड्यूरिंग एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलेटेड टू एनवायरमेंट मैटर्स, फॉलोइंग इशूज विल मेरिट स्पेशल अटेंशन. बेसिकली दिस इज ऑल्सो अ चेकलिस्ट, काइंड ऑफ एक चेकलिस्ट ही है कि अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करो तो ये पॉइंट्स पे ध्यान दो. इनिशिएटिव्स टू प्रिवेंट, अबेट और रेमेडी डैमेज टू एनवायरनमेंट. अबेट मतलब टू हेल्प. अगर आपने प्रिवेंट या हेल्प प्रिवेंटिंग और रेमेडी द डैमेज, मतलब रेमेडी मतलब डैमेज रोकने के लिए या फिर डैमेज हो चुका है उसको कुछ सॉल्व करने के लिए, कुछ सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए कुछ किया है कि नहीं, उसमें कितना खर्चा किया है. रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज का कंजर्वेशन, वायलेटिंग, ये डायरेक्टर्स रिपोर्ट में होता है अगर आप वो पढ़ोगे तो. कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वायलेटिंग एनवायरमेंटल लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस. कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ विकेरियस लाइबिलिटी इम्पोज बाय गवर्नमेंट कोर्ट्स. विकेरियस मतलब था किसी और का, हो गया मेरा. ओके, ये क्या दिया है इसने, दो टाइप के ऑडिट होते हैं ये वाले एनवायरनमेंट के, कंप्लायंस और मैनेजमेंट ऑडिट. कौन से होते हैं, कंप्लायंस और मैनेजमेंट ऑडिट. एज द नेम इम्प्लाइज, दीज ऑडिट्स आर इंटेंडेड टू रिव्यू द साइट्स कंपनीज लीगल कंप्लायंस स्टेटस इन ऑपरेशनल कॉन्टेक्स्ट. कंप्लायंस देखो, लॉ का कंप्लायंस देखता है, सिंपल सी बात है. और सिस्टम ऑडिट सिस्टम देखता है भाई. तो इसने दोनों चीज़ें अपने को नीचे दे के रखी हैं, एनवायरनमेंट ऑडिट और कंप्लायंस और मैनेजमेंट सिस्टम ऑडिट. ओके, ठीक है. तो कंप्लायंस ऑडिट एनवायरनमेंट इश्यूज देखता है विद रिस्पेक्ट टू कंप्लायंस. ये आप पढ़ लो, ज़्यादा कुछ है नहीं. ये बस लिस्ट ऑफ क्या है, लिस्ट ऑफ लॉज कवर्ड इन ऑडिट. अगर आपको क्वेश्चन ये आ सकता है कि देखो ये ऑडिट है एनवायरनमेंट कंप्लायंस ऑडिट, व्हाट आर द लॉज दैट आर कवर्ड इन दिस, तो आपको ये लिस्ट लिखनी पड़ेगी. तो मैं आपके लिए पढ़ लेता हूँ अगर आपको चाहिए तो. एयर रिलेटेड कौन सा है, इंडियन बॉयलर्स एक्ट, मोटर व्हीकल एक्ट, माइंस एंड मिनरल्स, फैक्ट्रीज एक्ट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशंस, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल रेगुलेशंस. ओके, जस्ट अ सेकेंड. ठीक है, तो ये हमने देखा है. फिर वाटर रिलेटेड, रिवर बोर्ड्स एक्ट, मर्चेंट शिपिंग एक्ट, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट, एटॉमिक एनर्जी एक्ट, पॉइजन एक्ट, फैक्ट्रीज एक्ट, पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड्स एक्ट. सर ये फैक्ट्रीज एक्ट यहाँ से कैसे आ गया, ये तो वो लेबर लॉ है ना. देखो एनवायरमेंट रिलेटेड भी प्रोविजंस उसमें है. फॉरेस्ट एक्ट, एंशिएंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, अर्बन लैंड सीलिंग एंड रेगुलेशन एक्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट. ISO 14001 is a voluntary international standard for environment management system, EMS. EMS meeting the requirement of ISO 14001 2015 is a management tool enabling organization of any size or type to. ये एक
क्या बोल सकते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन के कुछ स्टैंडर्ड्स है, अगर आप ये फॉलो करते हो तो आपका जो ये टूल है EMS टूल वो क्या कर सकता है, आइडेंटिफाई कंट्रोल एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ एक्टिविटीज़। हम जो कुछ काम करते, कुछ प्रोडक्ट बनाते, तो इसका एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट होता है, एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस कंटिन्यूअली इम्प्रूव होगा। इम्प्लीमेंट अ सिस्टमिक अप्रोच टू सेटिंग एनवायरमेंटल ऑब्जेक्टिव टारगेट। देखो आपको ये हेल्प करेगा कि मुझे एनवायरनमेंट के लिए क्या करना है, इस धरती ने जो मेरी माँ है, जो मुझे दिया है, मुझे इसको कुछ वापस करना है, इसके जो नेचर है इसको कुछ वापस करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, पहले तो मैं लिस्ट बनाऊंगा, मैं ये कर सकता हूँ, अब मुझे ये करना है तो मैं कैसे करूँगा। अचीविंग दिस टारगेट्स डेमोन्स्ट्रेटिंग दैट दे हैव बीन अचीव्ड, मैंने कर दिया, मुझे लोगों को बताना है देखो ये धरती मेरी माँ है और इसके लिए मैंने ये किया है, तो ये आप दिखाओगे कैसे, डेमोन्स्ट्रेट। तो ये स्टैंडर्ड्स आपको इसमें भी हेल्प करते हो। देखो अच्छा करने से पूरी दुनिया आपको अच्छा नहीं समझती है, दुनिया को बताना भी पड़ता है कि मैंने अच्छा किया है, दैट इज़ द रियल थिंग। ओके, 14001 जो स्टैंडर्ड्स क्या है, EMS स्टैंडर्ड पब्लिश्ड बाय इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन 1996, updated in 2005, provides highly effective globally accepted framework for establishing and continuing improving the effectiveness of environment management. This may bring both reduction in environmental risk and environmental cost. छोड़ो बकवास है सब, आई डोंट थिंक दैट विल बी आस्क्ड, बट ये वाला मैं जस्ट आपको पढ़ लेता हूँ। ISO defines environment management system as part of the management system used to manage environmental aspects, control compliance obligation and address risk opportunities। ये एक बार जस्ट डेफिनेशन के पर्पज से लिख लीजिए। फ्रेमवर्क कैन बी यूज्ड द प्लान डू चेक एक्ट अप्रोच, पहले प्लान करो, फिर करो, चेक करो और फिर एक्ट करो कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट के लिए। It should be used by organization that wishes to set up, improve and maintain products, service offerings and location at the highest level at context of organization, leadership, planning, support, operation, performance evaluation, improvement with regard to environmental system management system। प्रोसेस बाय प्रोसेस ये एग्जाम में आता है। प्रोसेस क्या है, सबसे पहले आप एक्टिविटी ऑडिट कैसे करना है, कोई भी ऑडिट करने के लिए आपको बिजनेस कैसा चलता है उसका अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। दूसरा, उसका बिजनेस का अंडरस्टैंडिंग आ गया, अभी आप उसका प्लानिंग करो कि हमारा स्कोप ऑफ ऑडिट क्या होगा, फिर उसके बाद में आप जाके एक्चुअली ऑडिट करोगे, वो ऑडिट सारा जाके एक एक चीज़ चेक करोगे, ऑन साइट ऑडिट होगा। फिर तीसरी चीज़, आपका ऑडिट होने के बाद में आप उसमें ऑब्जर्वेशंस निकालोगे, आप उसके जो भी इम्पैक्ट है वो सब मैनेजमेंट को प्रोवाइड करो, दैट इज़ पोस्ट ऑडिट। और लास्टली आप जो भी ऑब्जर्वेशन निकाले थे आपने, वो उसके ऊपर मैनेजमेंट ने जो काम किया है उसका वो दिखाएगा कि ये हो चुका है, ऑब्जर्वेशंस आर क्लोज्ड। ये बेसिक ऑडिट प्रोसीजर है, सेम अपना इधर फॉलो होगा। सबसे पहले आप इंडस्ट्रियल एक्टिविटी समझोगे कि डेफिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, स्कोप ऑफ ऑडिट, फॉर्मेशन ऑफ टीम, डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान एंड प्रोटोकॉल्स, तो ये सब हो रहा है। सबसे पहले आप बिजनेस समझोगे, फिर आपका स्कोप ऑफ ऑडिट बनाओगे, ऑडिट टीम बनाओगे, ऑडिट प्लान बनाओगे, फिर डायरेक्ट फील्ड ऑडिट हो रहा है। कम्युनिकेट ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट टू की फैकल्टीज एंड शेड्यूल नेसेसरी मीटिंग्स एंड इंटरव्यू। आपको एक एक चीज़ आपको मैनेजमेंट के साथ में टू एंड फ्रो करना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड हाउ द ऑडिट गोज, अदरवाइज यू विल नॉट अंडरस्टैंड एज एन ऑडिटर, समझे। आइडेंटिफाई, क्योंकि वो कंपनी के लोग जो है ना वही बता पाएंगे ना आपको कंपनी कैसी चलती है। आइडेंटिफाई एरिया ऑफ कंसर्न, साइट फैसिलिटी इंस्पेक्शन, एविडेंस रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट रिव्यू, स्टाफ इंटरव्यू, इनिशियल रिव्यू ऑफ फाइंडिंग। फिर पोस्ट ऑडिट में क्या होगा, आप फाइंडिंग्स को इवेल्युएट करो, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट बनाओ विथ टाइप एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पैक्ट ऑफ एनवायरनमेंट, अप्रूवल ले लो मैनेजमेंट से कि देखो ये फाइनल हम रिपोर्ट है, ये हम पब्लिश करेंगे, ड्राफ्ट रिपोर्ट दो, दिस इज प्रिलिमिनरी रिपोर्ट। इंट्रोड्यूस फाइंडिंग्स टू द ऑडिटीज, सबमिट फाइनल रिपोर्ट अलॉन्ग विथ शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म एक्सेप्टेबिलिटी। और फिर फॉलो अप करो कि भाई जो हमने ऑब्जर्वेशन रेज किए थे, फाइंडिंग्स रेज किए थे, रिकमेंडेशन दिए थे, वो कंप्लीट किया नहीं, ये लेटर। ये चेकलिस्ट समझाने में बहुत मज़ा आएगा यार। जब मैंने जब ये पढ़ा था, ये दिमाग का बहुत दही कर दिया था इसने। एक बार ना मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ ताकि हम अच्छे से स्किप कर पाएँ। देखते हैं कौन सा पार्ट बाकी है। इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट, इट विल बी ऑन सेम लाइन्स एज साइबर सिक्योरिटी ऑडिट बट देयर इज सम डिफरेंस। फिर ये कुछ सभी के ऑडिट्स है, फॉर इंफॉर्मेशन एक पढ़ना है।
फॉरेंसिक ऑडिट एक पढ़ना है, ओके। Forensic audit is important, social audit is also very important. ये तो बहुत छोटी चेकलिस्ट है सर, इतना ही लिखना है। अरे आगे चलो, देखो यार ICSI के भी कुछ स्टैंडर्ड्स हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आई डोंट नो ये गैप कैसे आ गया है इसमें, बट ठीक है। ये चैप्टर अब ज़्यादा बचा नहीं है, जल्दी जल्दी हो जाएगा, ओके। लेट्स गेट बैक। इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट, ये साइबर ऑडिट जैसी चीज़ होती है, बट देर इज सम स्मॉल डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन सिस्टम्स एंड IT और अपना जो साइबर है। IT थोड़ा इंटरनल होता है, साइबर जो होता है थोड़ा बाहर से आता है। IT मतलब आपका जो सिस्टम ऑडिट होता है, ये बेसिकली दिस इज सिस्टम ऑडिट, और उसको हम बोलते थे साइबर ऑडिट। साइबर ऑडिट एक्सटर्नल चीज़ों के अटैक्स वगैरह ये सब चीज़ें इंश्योर करता है कि ना हो, और सिस्टम ऑडिट ये इंश्योर करता है कि इंटरनल सिस्टम्स आर गोइंग वेल, जिसपे बाहर से कुछ आएगा नहीं, बट इफ ऐसा कुछ गड़बड़ हो गया कि इंटरनल सिस्टम कुछ धोखा दे दिया तो गया। Information system audit is the ongoing process of evaluating controls, collecting and evaluating evidence to determine whether a computer system safeguards assets, maintains data integrity, allows organization goals to be achieved effectively. भाई कुछ भी ऑडिट करो, एक पक्का तो है जो हमने पहले डिस्कस किया था, दूसरा ये ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स इफेक्टिवली अचीव करेगा और रिसोर्सेज को यूज करेगा एफिशिएंटली। Thus, the system audit reports traditional audit objectives are test objectives that focuses on asset safeguarding and data integrity. Management objectives that encompass not only a test objectives but also effectiveness and efficiency objectives. An information system audit performed in an organization is a comprehensive examination of a given targeted system. The audit consists of evaluation of components which comprise that systems with examination and testing in the following areas. क्या क्या टेस्टिंग, अगर आपका कोई एक ऑडिट हो रहा है, सिस्टम ऑडिट हो रहा है, क्या क्या चीज़ें होती है उसमें। सबसे पहले हाई लेवल सिस्टम आर्किटेक्चर रिव्यू, बिजनेस प्रोसेस मैपिंग, ये बिजनेस ये फंक्शन है, इसका ये प्रोसेस है, ये फंक्शन इसका कंप्लायंस का ये काम है, RTA का ये काम है, ITA का ये काम। एंड यूज़र आइडेंटिटी मैनेजमेंट, एंड यूज़र कौन होगा इस सिस्टम का, इस फंक्शन का, उसका आइडेंटिटी। ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, एप्लीकेशन सिक्योरिटी कंट्रोल, डेटाबेस एक्सेस कंट्रोल, एंटीवायरस, नेटवर्क कंट्रोल, लॉगिंग एंड ऑडिटिंग, IT प्रिविलेज एक्सेस कंट्रोल्स, IT प्रोसेस इन सपोर्ट ऑफ द सिस्टम्स। जनरल ऑब्जेक्टिव्स क्या है भाई इसके, दिस इज इम्पॉर्टेंट, दिस विल बी आस्क्ड। वैलिडेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल एस्पेक्ट्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन of information service function, validation of controls of system development of life cycle, validation of access controls to installations, terminal liability, automation of internal auditing activities, internal training of members of the information service function department। okay? फिर ये कुछ सेबी के मैंडेटरी ऑडिट्स है, तो ये जो सर्कुलर है प्लीज़ इग्नोर दिस। आपको एग्जाम में कुछ लिखना नहीं है, दिस इज़ फॉर योर इन्फॉर्मेशन ओनली, बट अगर हमको देखना है तो देखते हैं। सबसे पहले BCP, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान ऑन डिज़ास्टर रिकवरी, ये एनुअल एक ऑडिट होगा। दूसरा, अनदर एनुअल ऑडिट विच इज़ फॉर स्टॉक ब्रोकर एंड ट्रेडिंग मेंबर ऑफ नेशनल कमोडिटी एक्सचेंज डेरिवेटिव एक्सचेंजेस। तीसरा, ये देखो इसका ज़्यादा नहीं, इसके नाम भी याद रख लो कि तो बहुत है, ये अंदर का एक बार बस पढ़ लेना, देर इज़ नथिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर दैट गुड। सिस्टम ऑडिट फ्रेमवर्क फॉर म्यूचुअल फंड एंड एसेट मैनेजमेंट, आई थिंक सो ये करेक्ट है। जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, एक ना जितना भी साइबर रिलेटेड है एंड सिस्टम रिलेटेड सर्कुलर्स थे सभी के फॉर सच एंटिटीज, म्यूचुअल फंड्स, ये स्टॉक एक्सचेंजेस वगैरह जो सभी के इंटरमीडियरीज है,
उनका ना सबको कंपाइल करके सेबी ने CRF का सर्कुलर निकाला था। आई थिंक दिस इज अगस्त 2024 लास्ट ईयर। ये सर्कुलर है साइबर सिक्योरिटी एंड साइबर रेजिलियंस फ्रेमवर्क। तो बहुत सारे जो सर्कुलर्स हैं ना इसके, वो इसमें रिसाइंड हो गए थे, बट ये सर्कुलर अभी भी है। जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, अगर आपको साइबर का बहुत इंटरेस्ट है ना तो आप ये पढ़ सकते हैं। फिर MII का एक है, एनुअल सिस्टम ऑडिट ऑफ मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस। ओके, ये लेक्चर को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अभी हमने इतना पढ़ लिया है तो आपको थोड़ा ब्रेक भी मिल जाएगा, और इसका मैं अभी पार्ट 2 इसका रिकॉर्ड करूँगा, उसमें हम इंक्लूड कर लेते हैं अगला वाला। मिलते हैं अगले लेक्चर में। तो बढ़ते आगे, हमारा फॉरेंसिक ऑडिट जो है उस पर। फॉरेंसिक ऑडिट क्या होता है? फॉरेंसिक इस वर्ड का अगर हम मतलब जानना चाहे तो वो बोलता है सूटेबल फॉर यूज इन द कोर्ट ऑफ लॉ। तो फॉरेंसिक ऑडिट जब भी होता है तो वो नॉर्मल ऑडिट से ज़्यादा डीप होता है, ज़्यादा क्या बोल सकते हैं उसको, एक्स्ट्रा चीज़ें चेक करके होता है। तो इट इज़ अ डायनामिक एंड स्ट्रेटेजिक टूल इन कॉम्बैटिंग करप्शन, फाइनेंशियल क्राइम, फ्रॉड। तो अब ये पढ़ के हमको समझ में आता है कि फॉरेंसिक ऑडिट कब काम आता है, मेनली करप्शन, फाइनेंशियल क्राइम्स, फ्रॉड, ऐसे केसेस में, थ्रू इन्वेस्टिगेशन एंड रिजॉल्विंग एलिगेशन ऑफ फ्रॉड, एम्बेजलमेंट। एम्बेजलमेंट मतलब पैसे की इधर उधर हेर फेर करना। इट मे बी कंडक्टेड टू डिटरमाइन नेग्लिजेंस। Forensic is the application of science to crime concerns. Forensic science is science applied to legal matters, especially criminal matters. अगर आपने कभी भी जिंदगी में CID देखा है तो उसमें बोलते हैं ना इसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट निकालनी पड़ेगी, फॉरेंसिक ये वो ऐसा होता है। एग्जामिनेशन ऑफ कंपनीज फाइनेंशियल रिकॉर्ड टू डिराइव एविडेंस विच कैन बी यूज्ड, F हटा दो, which can be used in court of law in forensic audit. It includes the use of accounting, auditing and investigative skills to assist in legal matters. So ये important तो बहुत है भाई, just for your information. ये अभी एक पार्ट पढ़ता है। forensic audits are highly specialized and work requires detailed knowledge of fraud investigation techniques and legal framework. Forensic accountants are trained to look beyond the numbers and has a necessary skill and experience to accept the work. भाई सिर्फ जो दिया है वो मत देखो, इसके पीछे सोचो। अगर ये नंबर ऐसा दिया है तो क्या ये फ्रॉड को छुपाने के लिए भी दिया हो सकता है? इसके पीछे का लॉजिक सोचो। हाईली स्पेशलाइज्ड एंड द वर्क रिक्वायर्स, इट इज़ हाईली स्पेशलाइज्ड, द वर्क रिक्वायर्स डिटेल नॉलेज ऑफ फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन। वही चीज़ है भाई। टू आइडेंटिफाई सब्सटेंस ओवर फॉर्म, सब्सटेंस मतलब दी एसेंस इटसेल्फ, द एक्चुअल थिंग, एंड फॉर्म मतलब जो दिख रहा है वो। देखो अगर हम देखें सब्सटेंस और फॉर्म को एकदम इजीएस्ट लैंग्वेज में लाना चाहो तो सब्सटेंस मतलब आत्मा और फॉर्म मतलब शरीर। ओके, आत्मा को हम देख नहीं सकते, यू हैव टू गो अ लॉट डीपर टू सी योर सोल, बट अगर आपको सिर्फ शरीर देखना है तो एनीबडी कैन सी, सिंपल सा। ओके, forensic auditor is required to have specialist training so that he can understand legal framework, also has knowledge of forensic audit technique, should also have the expertise in use of IT tools and techniques to facilitate data recovery and analysis. forensic audit को हम forensic accounting भी बोलते हैं, मोस्टली ये अकाउंट्स रिलेटेड चीज़ें होती है इसीलिए इसको forensic accounting बोलते हैं। मतलब application of accounting methods for detection and gathering of evidence, embezzlement, any other such white collar crime. एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग स्किल्स टू लीगल क्वेश्चंस। हर बार रिपीट ही करता है मॉड्यूल। तो फॉरेंसिक ऑडिट हमको क्यों देखना होता है? मेनली दिट इज़ टू आइडेंटिफाई एंड डिटेक्ट द वाइट कॉलर क्राइम्स। मतलब ये जो टॉप मैनेजमेंट है, डायरेक्टर, सीनियर मैनेजमेंट, ये जो फ्रॉड करते हैं इनके फ्रॉड्स पकड़ने के लिए। इट इज़ डन इन 2 phases। सबसे पहले इन्वेस्टिगेटिव सर्विस, दूसरा लिटिगेशन सर्विस। इन्वेस्टिगेशन सर्विस में क्या होता है भाई, ये क्या करते हैं, पहले तो इन्वेस्टिगेशन करते हैं और उसका जो फाइनल आउटकम है वो निकालते हैं। लिटिगेशन सर्विस में अब क्या होता है ना, जो ये फॉरेंसिक ऑडिटर होते हैं ना, ये बड़े स्मार्ट लोग होते हैं, बोलते हम ही तुम्हारी गलतियाँ ढूंढ के निकालेंगे और हम ही तुमको बचाएंगे। लिटिगेशन सर्विस, हमने ढूंढा है फ्रॉड, अभी ये फ्रॉड को तुम अपनी कंपनी को देखो कैसा होता है, फ्रॉड कंपनी नहीं करती है, फ्रॉड कंपनी का एम्प्लॉय करता है, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का हो या फिर कोई भी बंदा हो, वो एम्प्लॉय करता है। तो ये अपनी सर्विस कंपनी को देखे देखो हम तुमको ना बचा देते हैं, काम करते, ये सब केस में XYZ ये एम्प्लॉय ने तुम्हारे फ्रॉड किया है,
हम कंपनी की तरफ से केस लड़के ये मैटर सुलझा देंगे, कंपनी पे पेनल्टी कम आएगी, वैसा। ओके, एरियाज ऑफ फॉरेंसिक ऑडिट क्या होता है? क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, प्रोफेशनल नेग्लिजेंस केसेस। भाई बहुत बड़ी गलती हो गई, जैसे प्रोफेशनल नेग्लिजेंस का आपको एक एग्जांपल अगर दे तो अगर आपने सुना है भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में, भोपाल गैस ट्रेजेडी ये क्यों हुई थी? ये जो इतना बड़ा धमाका हुआ था ये क्यों हुआ था? ये गैस लीक क्यों हुआ था? बिकॉज ऑफ प्रोफेशनल नेग्लिजेंस हो गया ना भाई, वैसा। फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन एंड रिस्क कंट्रोल रिव्यू, आर्बिट्रेशन केसेस, सेटलमेंट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम, डिस्प्यूट सेटलमेंट। पर्पज क्या है भाई? सबसे पहले करप्शन इज द पर्पज नहीं, करप्शन रोकना इज द पर्पज। तो ये क्यों करता है? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ब्राइबरी, एक्सटॉर्शन, ये सब केसेस हो सकता है कि फ्रॉडस्टर अपना पर्सनल गेन के लिए कंपनी को धोखा में डाल देता है, ये एक इशू हो सकता है। मैनेजर इज नॉट बेनिफिटेड डायरेक्टली बट सम बेनिफिट ही इज रिसीविंग, भाई मेरे को डायरेक्टली फ़ायदा नहीं हो रहा है बट कुछ और हो रहा है, तो ऐसे केसेस पकड़ने हैं। मान लो मेरे पापा की कोई कंपनी, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो कि मैं एक कंपनी रन करता हूँ, मतलब मैं कोई तो भी एक कंपनी रन कर रहा हूँ, कंपनी का एम्प्लॉय हूँ, और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कुछ पॉलिसी लाता हूँ, जैसे कि अपना लेट सपोज जो भी कंपनी में पानी सप्लाई होता है, वाटर सप्लाई होता है, नहीं तो वाटर छोड़ो, हम एक काम करता हूँ, ये है ABC लिमिटेड, ये हूँ मैं, और मैं कंपनी की मैं एक पॉलिसी ला रहा हूँ कि जो भी कंपनी में मिल्क प्रोड्यूस होता है, कंपनी को मिल्क कंपनी इंपोर्ट करती है फॉर व्हाट इज चाय, कॉफ़ी एट्सेट्रा, ये मिल्क में ना 100% मिल्क नहीं होगा, 20% हम क्या डालेंगे? स्वीटनर डालेंगे। इससे ना कंपनी को जो मिल्क है वो सस्ते दामों पे मिलेगा। अब मैंने ये लाया, अभी ये जो मिल्क है ये 20% स्वीटनर डालने से सस्ता नहीं हुआ, प्राइजेस रिमेन्स सेम। अब बोल रहे हो कि मेरे को अगर पता था अगर प्राइस चेंज नहीं होगा तो मैंने ये क्यों किया? पता चला कि मेरे जो पापा है इनकी कोई तो एक फैक्ट्री है जिसमें ये स्वीटनर्स बनाते हैं, स्वीटनर्स की फैक्ट्री है। अब ये स्वीटनर कंपनी को मेरी फैमिली से सप्लाई हो रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ बट मेरी फैमिली से सप्लाई हो रहा है। इथेनॉल विथेनॉल को हमने कुछ टच नहीं किया है, दिस इज प्योरली स्वीटनर बेस्ड। ब्राइबरी, एज द नेम सजेस्ट, ऑफरिंग मनी टू गेट थिंग्स डन एंड इन्फ्लुएंस अ सिचुएशन वंस फेवर वुड बी ब्राइबरी। एक्सटॉर्शन, भाई होता है ना सामने से डिमांड करना कि भाई तू मेरे को पैसा दे तभी मैं तेरे को टेंडर दूंगा। करप्शन। असेट मीन्स अप्रोप्रिएशन, कंपनी का असेट था उसको आप गलत तरीके से यूज़ कर रहे हो। कंपनी का कोई तो भी एक मान लो होटल है कंपनी का, उसके रूम ना बोल रहे हैं एम्प्लॉयज़ यूज़ कर सकते हैं फॉर ऑफिशियल पर्पज़, आप ऑफिशियल पर्पज़ बोल के उधर रह रहे हो, या फिर कंपनी के असेट्स चोरी कर रहे हो। चोरी मतलब कुछ बोलते हो मुझे ये चीज़ के लिए चाहिए, लेते किसी और चीज़ के लिए हो और अपने घर में रख देते हो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हेरा फेरी। प्रोसीजर क्या होता है? सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन एक्सेप्ट करेगा। आप ये इसको ना अंदर से पढ़ लो, ज़्यादा ये कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, सिंपल इंग्लिश है, मैं आपको एक्सप्लेन करके देता हूँ। सबसे पहले जो फॉरेंसिक ऑडिटर है वो क्या करेगा? इन्वेस्टिगेशन एक्सेप्ट करेगा। कैसे एक्सेप्ट करेगा? कंपनी में कुछ गड़बड़ पता चली है तो ये अपनी सर्विस के लिए आएंगे, कंपनी बोलेगी हमको कोई इंडिपेंडेंट फर्म चाहिए जो हमारा फॉरेंसिक ऑडिट करे। बाद में एज इज जैसे सारे होते हैं ऑडिट वैसा ही फॉरेंसिक ऑडिट प्लान करेगा, टीम बनाएगा, सबको गोल्स देगा, स्कोप डिटरमाइन करेगा, तो ये सब देगा। अब ये कुछ है इसके अंदर सिम्टम्स ऑफ फ्रॉड, कि फ्रॉड होने पे क्या होता है, फ्रॉड पकड़ने के इंडिकेटर्स क्या होता है, कि फाइनेंशियल अकाउंट डिले हो रहे हैं, बहुत सी पॉलिसीज चेंज हो रही है, लॉस बहुत हो रहे हैं, ऐसा ये सब कुछ चीज़ है। तो दे शुड बी क्लियर ऑन फाइनल कैटेगरी ऑफ रिपोर्ट जो होती है फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट जो है उसके कंटेंट्स क्या है, ये है जैसे कि फ्रॉड क्या था, कब से चल रहा है और कब से छुपा हुआ है, फ्रॉड किसने किया, कितना अमाउंट था, क्लाइंट को लॉस कितना हुआ, एविडेंस गैदर किससे किया, उसकी प्रोसेस एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तीसरा
रिपोर्ट गैदरिंग, भाई हमने डिटरमाइन कर लिया ऐसे रिपोर्ट बनाएंगे, अभी इस रिपोर्ट की में जो जो चीज़ें हम एविडेंस गैदर करेंगे कि ये फ्रॉड कैसे हुआ, वो सब ढूंढने के लिए, फ्रॉड हुआ भी है या नहीं हुआ है, किसने किया, ये सब चीज़ें। फिर आगे ये जो फॉरेंसिक ऑडिट है उसके लिए कुछ टेक्निक्स होती है, जैसे कि एनालिटिकल प्रोसीजर्स, डिस्कशंस एंड इंटरव्यूज विद एम्प्लॉयज़, सब्सटैंटिव टेक्निक्स जैसे कि रिकन्सिलिएशन, कैश अकाउंट्स एट्सेट्रा, FDA फॉरेंसिक डेटा एनालिसिस, ये सब चीज़ें करके हम एविडेंस को गैदर करेंगे, फिर वो रिपोर्ट करेंगे उस ऑडिट को टू द मैनेजमेंट। एंड इन केस अगर हमको ये लेके जाना पड़ रहा है कोर्ट में, तो कोर्ट प्रोसीडिंग सर्विसेज विल बी प्रोवाइडेड बाय द फॉरेंसिक ऑडिटर। ओके, हाँ, तो ये रिपोर्ट जो है उसके कंटेंट्स उन्होंने फिर से दे दिए है। ओके, जो ऊपर दिया था सेम, बट दिस विल बी बेटर इफ़ यू राइट इन एग्जाम इफ द क्वेश्चन इज आस्क्ड। क्या है भाई, एग्जीक्यूटिव समरी बताओ पहले, क्या है ऑडिट, क्यों शुरू किया, उसका रीज़न बताओ, ऑडिट के ऑब्जेक्टिव्स बताओ, ऑडिट के आउटपुट्स बताओ, इम्प्लीमेंटेशन का अप्रोच यानी टेक्निक्स क्या उसकी, वो रिस्क एनालिसिस बताओ, एनवायरमेंटल रिस्क, कस्टमर, प्रोडक्ट, कॉम्पिटिटर एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ये सब चीज़ें उसमें मेंशन करो, एक्सटर्नल एनवायरमेंट रिस्क, ऑडिट प्रोसेस। अभी ये आपको एग्जाम में इतना लिखना नहीं, इसमें से अगर आप 10 पॉइंट्स लिख दो दैट विल बी इनफ। ओके, सोशल ऑडिट। अब सोशल ऑडिट क्या होता है भाई, देखो सिंपल सी बात है, आप सोसाइटी आपको जो कुछ देती है उसके बदले में आपको सोसाइटी को भी कुछ देना चाहिए, आपका कुछ भी काम होता है वो सोसाइटी के अगेंस्ट में नहीं जाना चाहिए, इन लाइन विद सोसाइटीज थॉट प्रोसेस होना चाहिए। वैसे इट इज़ द वे ऑफ एंश्योर मेजरिंग, अंडरस्टैंडिंग, रिपोर्टिंग एंड अल्टीमेटली इम्प्रूविंग ऑर्गेनाइजेशन सोशल एंड एथिकल परफॉर्मेंस। सोशल ऑडिट हेल्प्स टू नॉट गैप बिटवीन विजन गोल्स एंड रियलिटी, बिटवीन एफिकेसी एंड इनर्जी। मुझे चांद तक जाना है बोल रहा है, तुम दिल्ली तक नहीं जा सकता, तो चांद तक कैसे जाएगा, सबसे पहली बात। तो ये गैप जो है, मुझे चांद तक जाना है, मैं दिल्ली तक नहीं जा सकता, पहले मुझे दिल्ली तक जाना पड़ेगा, डिस्टेंस कवर करना पहले वो सीखो, ये आपको बताता है। टेक्निक टू अंडरस्टैंड, मेजर, वेरीफाई, रिपोर्ट एंड टू इम्प्रूव सोशल परफॉर्मेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली क्या करता है, हेल्प्स इन इम्प्रूविंग ऑर्गेनाइजेशंस सोशल परफॉर्मेंस। ओके, तो क्या है भाई, ये इम्पैक्ट करता है गवर्नेंस को, स्टेक होल्डर्स को वैल्यू करता है, वॉइस देता है, वही चीज़ें बेसिक चीज़ें है। इट इज़ द, ये लिख लो, प्रोसेस ऑफ रिव्यूइंग ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, डिटरमाइनिंग वेदर स्टेट अप्रूव्ड एक्सपेंडिचर रिफ्लेक्ट एक्चुअल मनी स्पेंड। इट इज़ नॉट लाइक सिमिलर टू अपना पहला एनवायरमेंट ऑडिट। हाँ सर, थोड़ा सिमिलर तो है कि हम सोसाइटी के लिए बोल रहे हैं इतना पैसा निकाल के खर्च करेंगे, किया है कि नहीं, बट सोशल ऑडिट इज़ नॉट मोस्टली फ्रॉम कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू। सोशल ऑडिट जो होता है ना, ये आपका जो म्यूनिसिपैलिटी वगैरह ऑर्गेनाइजेशन होती है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, मोस्टली उनके पॉइंट ऑफ व्यू से कि म्यूनिसिपैलिटी को इतना बजट अलोकेट हुआ था ये करने के लिए, रोड बनाओ, ये बनाओ, यानी सिमिलरली कंपनीज में भी हो सकता है, बट मोस्टली इट इज़ फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। की डिफरेंस बिटवीन डेवलपमेंट एंड सोशल ऑडिट क्या है, सोशल ऑडिट फोकसिंग ऑन निग्लेक्टेड इश्यूज ऑफ सोशल इम्पैक्ट, while डेवलपमेंट ऑडिट हैज़ अ ब्रॉडर फोकस इंक्लूडिंग एनवायरमेंट एंड इकोनॉमिक इश्यूज सच एज एफिशिएंसी एंड प्रोग्राम। भाई अभी ना प्रॉब्लम क्या है, ICSI पूछ सकता है व्हाट इज डेवलपमेंट ऑडिट फॉर वन लाइनर, पूछ सकता है, तो आपको ये बताना पड़ेगा व्हाट इज डेवलपमेंट ऑडिट। ओके, तो ये लिख लेना, दोनों का फोकस बताया है कि जो डेवलपमेंट ऑडिट है is broader than social audit. Social audit is an official evaluation organization involvement in social responsibility projects and endeavors. For example, local family store makes a clothing donation to local church that has a homeless shelter for women and children. Store makes a similar donation 3 times a year. This is something social audit might uncover. Factors examined by social audit includes records of charitable contribution and voluntary. चर्च को जो पैसा जाता है ये गरीब लोगों के लिए, क्या ये होमलेस को शेल्टर देता है, वुमेन एंड चिल्ड्रन को, ये इंश्योर करता है सोशल ऑडिट। इम्प्लीकेशंस क्या है भाई इसके, इट क्रिएट्स इम्पैक्ट अपॉन गवर्नेंस, वैल्यूज, वॉइस ऑफ स्टेक होल्डर, ये हमने ऊपर पढ़ा था, ये सेम चीज़ है, वापस से इम्पैक्ट है, बट ये इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, फिजिकल एंड फाइनेंशियल गैप बताता है, मैंने आपको बताया चांद और दिल्ली की बात में।
सोशल अवेयरनेस क्रिएट करता है बिटवीन बेनिफिशियरीज प्रोवाइडर्स ऑफ लोकल सोशल प्रोडक्टिव सर्विसेज। अगर मैं दे रहा हूँ डोनेशन पे डोनेशन, पता चल रहा है ये लोगों के काम ही नहीं आ रहा है, ये मुझे सोशल ऑडिट से पता चल रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन के। इंक्रीजिंग एफिकेसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ लोकल डेवलपमेंट प्रोग्राम, स्क्रूटनी ऑफ पॉलिसी डिसीजंस, कीपिंग व्यू ऑफ स्टेक होल्डर। भाई लोगों को भी तो पूछो उनको चाहिए कि नहीं। हम बोल रहे हैं कि हम ना आपसे डांबर की नहीं, हम सीमेंट के रोड बनाएंगे। अरे लोगों से तो पूछो उनको डांबर के रोड चाहिए ही नहीं, पता चला आप सीमेंट के रोड बना दिया, अब लोग खुश नहीं हैं। एस्टिमेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर स्टेक होल्डर्स फॉर नॉट गेटिंग टाइमली एक्सेस ऑफ पब्लिक सर्विस, provision information needed to improve the effectiveness of organizations, programs designed to enhance community development। राइट्स क्या होते हैं भाई सोशल ऑडिटर के? भाई कुछ भी चीज़ें इन्होंने की है सोशल इम्पैक्ट डालने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के, उसके अगेंस्ट में ही कैन आस्क क्लैरिफिकेशन। भाई तुमने ये पैसा इधर डाला है, ये खर्चा ऐसा किया है, बताओ क्यों किया। वो कोई भी चीज़ को स्क्रूटनाइज कर सकता है, कोई भी एक्टिविटी को स्क्रूटनाइज कर सकता है, स्कीम्स लॉन्च किए उसको स्क्रूटनाइज कर सकता है, रजिस्टर डॉक्यूमेंट कुछ भी वो चेक कर सकता है। व्हाट इज दिस? बेसिकली एनी ऑडिटर्स राइट्स। ओके, ये पढ़ लो। सोशल ऑडिट में क्या क्या कवर होता है ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, ये इग्नोर कर दो। सोशल ऑडिट एग्जामाइंस इश्यूज रिगार्डिंग एक्सटर्नल इंटरनल पॉलिसीज एंड हाउ दे अफेक्ट द आइडेंटिफाइड सोसाइटी। Activities included tend to pertain to concepts of social responsibility. This can include activities affecting the financial stability of region, any environmental impact resulting from standard operations, and issues of transparency in reporting. There is no standard regarding what must be considered as society during the audit. This allows the business to expand and contract the scope based on its goals. While one company may wish to understand the impact it has on small scale society such as particular city, others may choose to expand the range including entire state, country, world. देखो कैसा होता है सोशल ऑडिट, डिपेंड करता है कंपनी को कैसा करवाना है। ऐसा भी हो सकता है एक सिटी का सोशल ऑडिट हो, अगर बड़ी कंपनी है तो स्टेट वाइज उसका प्रेजेंट है, स्टेट वाइज, कंट्री वाइज, एमएनसी है तो वर्ल्ड वाइज, कि इनकी जो मेजर जहाँ पे सिटीज़ है जहाँ पे वो करते हैं, मान लो सैन फ्रांसिस्को में एक होता है, दिल्ली में एक होता है, बैंगलोर में एक होता है, चाइना की शिशुआंग कोई सिटी है उसमें होता है, कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है भाई? डिस्क्लोजर्स में होता है, लोगों को पता होता है उनका कुछ पैसा है कहाँ पे जा रहा है। एग्जांपल, अगर कंपनी को पता चला कि एग्जामिन सोसाइटी को लग नहीं रहा है कि चैरिटेबल एक्टिविटीज़ इनफ है उनके लिए, तो कंपनी अपने एफर्ट्स उनके लिए बढ़ा सकती है। तो ये सोशल ऑडिट फाइंडिंग्स को आप इधर हो कर सकते हो कि तो पब्लिक में डिस्क्लोज करो हम ये सब करते हैं, और पब्लिक आके पता है ये सब तो हमको थोड़ी चाहिए, तुम तो अपने लिए कर रहे हो। तो कंपनी को पता चलता है कि हम ये कर रहे हैं बट लोगों को उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर आप ट्राइबल एरिया कोई है जहाँ पे आप टॉयलेट बिल्ड कर रहे हो फॉर नंबर 1, और उन लोगों को वो सब खुले में करना पसंद है, या फिर उनका कोई तो भी एक उन्होंने स्ट्रक्चर बना के रखा है, दे विल डू इट ओनली देयर, तो आप उनको जाके पूछोगे अरे हम लोगों ने तुम्हारे लिए तो टॉयलेट्स बनाए थे, वाई आर यू नॉट यूजिंग इट? तो बोल रहे हैं हमारे लिए तो बना ही नहीं है। दैट कैन बी द यूज ऑफ सोशल ऑडिट फाइंडिंग्स। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सोशल ऑडिट, भाई लोगों को एम्पावर करता है, डॉक्यूमेंटेशन बढ़वाता है। भाई देखो अगर सोशल ऑडिट होगा तो डॉक्यूमेंटेशन होगा, सारी चीज़ें जो भी इंफॉर्मेशन है वो लोगों तक पहुँचेगी। एक्सेसिबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, प्यूनिटिव एक्शन, भाई गलती की है तो सज़ा तो मिलेगी। सोशल ऑडिट करने के स्टेप्स क्या है? दिस इज बेसिकली एनी ऑडिट स्टेप्स, बट दिस इज इम्पॉर्टेंट एंड दिस इज आस्क्ड इन एग्जामिनेशन। सो एक बार हम सिर्फ पढ़ लेते हैं, देर इज नथिंग टू अंडरस्टैंड फ्रॉम मच। ओके, क्लैरिटी ऑफ पर्पस एंड गोल ऑफ इलेक्टेड लोकल इलेक्टेड बॉडी। मैंने कैसा बोला था आपको, सोशल ऑडिट किसका होता है? मोस्टली ये गवर्नमेंट बॉडीज होता है, लोकल बॉडीज जो गवर्नमेंट बनाती है, जैसा ग्राम पंचायत टाइप, उनका सोशल ऑडिट। आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर्स विद अ फोकस ऑन देयर स्पेसिफिक रोल्स एंड ड्यूटीज। It aims to ensure safe for all stakeholders, particularly important to marginalized social groups which are normally excluded, have no say on local development issues and activities, have their views on actual performance। तो क्या होता है ना, देखो अगर मान लो कोई ग्राम पंचायत की बात करें और उसको वोट एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से ही आते हैं, ये जो छोटे मोटे लोग हैं उनसे नहीं आते हैं, जो मान लो ये कोई मोची वगैरह लोग हैं, इनको कोई पूछता नहीं है गांव में, मान लो कि तुम्हारा वोट चाहिए। तो सोशल ऑडिट से ये पता चलता है कि ये देना, ये गवर्नमेंट जो है इनकी, ये ग्राम पंचायत जो है ये ना, ये बाकी लोग, ये मोची लोगों को इग्नोर करती है, इनके लिए कुछ अच्छा कुछ करने की कोशिश नहीं करती है। अगर ऐसा होगा
तो फिर ये पता चलेगा कि नहीं, ये लोग भी इस गांव में रहते हैं, इनका भी इक्वल हक है, इक्वल वोटिंग इनको मिलनी चाहिए इन जो भी डेवलपमेंट हो रहा है गांव में। तो इनसे ओपिनियन लेने का काम इसमें होगा सोशल ऑडिट में। डेफिनेशन ऑफ परफॉर्मेंस इंडिकेटर विच मस्ट बी अंडरस्टूड एंड एक्सेप्टेड बाय ऑल। जो परफॉर्मेंस इंडिकेटर होंगे वो गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करेगा कि ये हमारा परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रहा है, देखो तुम बोल रहे ये तो तुम्हारे क्राइटेरिया है, ये क्राइटेरिया एक्चुअली क्राइटेरिया है ही नहीं। आप सिर्फ जीडीपी को देख के ये नहीं बोल सकते हो कि आपकी कंट्री ग्रो कर रही है। हैप्पीनेस इंडेक्स वगैरह ये सब चीज़ें भी आपको देखना पड़ेगा, पर कैपिटा इनकम भी आपको देखनी पड़ेगी, तब आप बोल सकते हो कंट्री ग्रो कर रही है। वैसे ही परफॉर्मेंस इंडिकेटर अलग अलग हो सकता है। रेगुलर मीटिंग्स करवाओ लोगों के साथ में टू डिस्कस दिस परफॉर्मेंस इंडिकेटर। फॉलो अप सोशल ऑडिट लो, हमको पहले पता चला ये गड़बड़ है, अब ये मीटिंग में हमने बता दिया सुधारो, अब सुधारने के बाद में हमको देखना पड़ेगा सुधारा है कि नहीं एक्चुअली में। आप ये पंचायत के साथ में मीटिंग करवाओगे, फिर उनके व्यूज़ लोगे उसमें फॉलो अप सोशल ऑडिट में और चेंजेस करवाओगे सारे। आप फिर एक ट्रस्टेड लोकल का एक ग्रुप बनाओगे जो कि ये इंडिपेंडेंट होगा, ये गवर्नमेंट का नहीं होगा। फिर इसमें एल्डरली पीपल, टीचर, अदर्स जो कि नॉलेजेबल लोग हैं उनको इन्वॉल्व करेंगे। ये लोग चेक करेंगे कि ये जो पंचायत का काम है ये एक्चुअली में इन्होंने किया है, अच्छे से किया है या नहीं। फाइंडिंग्स ऑफ सोशल ऑडिट ये लोकल स्टेक होल्डर्स के साथ में शेयर करेंगे, पूरे गांव में बांटेंगे और गांव वाले डिसाइड करेंगे भाई अगला नेता ऐसा हो या ना हो। ओके, बस फाइनली ये सब अपना ना चेकलिस्ट अगले लेक्चर में होगा। अब हमको सिर्फ और सिर्फ ICSI के जो सोशल ऑडिट स्टैंडर्ड्स है वो एक बार पढ़ने हैं। थोड़ा सा गैप्स, आई डोंट नो व्हाई नोट्स में आए हैं, लेट्स इम्प्रूव इट इन नेक्स्ट टाइम। इंस्टीट्यूट ऑफ CS मतलब ICSI हैज़ अप्रूव्ड दिस स्टैंडर्ड्स कवरिंग 16 एरियाज ऑफ एक्टिविटीज़। पहले मैं बता देता हूँ ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ICSI का, और ICSI अपने आप को तो ऊपर रखेगा ही पूछने में। सोशल एंटरप्राइज कैन ऑपरेट टू बी एलिजिबल टू रजिस्टर ऑन सोशल स्टॉक एक्सचेंज। अपना LODR है, ICDR है, उसमें ICDR में आपको सोशल स्टॉक एक्सचेंज के कुछ प्रोविजंस आए होंगे, वो आप एक बार, अगर आपका जो फंडिंग सब्जेक्ट है उसमें डिटेल में आएगा तो यहाँ पे मैं आपको बता नहीं रहा हूँ। ओके, आई होप आपने ये एग्जीक्यूटिव में पढ़ा होगा। एक ये हिस्ट्री है सोशल स्टॉक एक्सचेंज की, नया आया है, 2-3 साल ही हुआ है उसको सोशल स्टॉक एक्सचेंज को। तो इसमें जो क्या बोल सकते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस है वो होती है। ऑब्जेक्टिव क्या है हमने सोशल ऑडिट का ऊपर ऑलरेडी पढ़ा है, तो यहाँ पे सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ें आप ये पढ़ लीजिए। स्कोप एक बार पढ़ते हैं क्योंकि दिस कैन बी आस्क्ड इन एग्जाम। स्कोप क्या होगा, इसमें क्या सवाल पूछेगा एक सोशल ऑडिटर। विल द प्रोजेक्ट सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट इकोनॉमिक, एनवायरमेंट एंड सोशल कंडीशन ऑफ लोकल कम्युनिटी। क्या इससे बड़ा चेंज होगा जनरल एक्सेस ऑफ कम्युनिटी टू नेचुरल रिसोर्सेज। Does local community have effective governance mechanism to deal with long-term effects of the project? Are there groups who will be differently impacted by project? क्या हमारे इस प्रोजेक्ट करने की वजह से, मान लो पंचायत ने प्रोजेक्ट निकाला है, 90% पॉपुलेशन हिंदू है, तो भगवा प्रोजेक्ट कोई निकाला है, तो इस प्रोजेक्ट की वजह से दूसरी कम्युनिटीज जो है जो कि हिंदू नहीं है उनको इम्पैक्ट होगा। अगर इस प्रोजेक्ट से उनको नुकसान नहीं हो रहा है तो ठीक है, बट क्या इस प्रोजेक्ट की वजह से उनका जो क्या बोल सकते हैं कंट्रीब्यूशन है या फिर उनका जो परसेंटेज है उसको नेगेटिवली इम्पैक्ट होगा। क्या इस प्रोजेक्ट से इंक्रीज हो सकता है डिमांड फॉर सर्विस सच एज एजुकेशन एंड हेल्थ। क्या इस प्रोजेक्ट से पॉपुलेशन या डेमोग्राफिक मूवमेंट हो सकता है, ये सब सवालों पूछेगा। मैंडेटरी नेचर ऑफ फ्रेमवर्क एंड स्टैंडर्ड्स ये भी एक बार पढ़ लीजिए, नथिंग इम्पॉर्टेंट। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सोशल स्टॉक एक्सचेंज का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज पर ICDR रेगुलेशंस। तो ये ना इट इज समवॉट सिमिलर टू शेड्यूल 7। इट इज नॉट एग्जैक्टली, थोड़ा बहुत आपको अलग मिलेगा, इट इज समवॉट सिमिलर टू अपना शेड्यूल 7। तो अगर आपने वो पढ़ा है तो ये भी पढ़ लीजिए। जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन मेरा एक CSR पे भी वीडियो है इसी चैनल पे, तो आप वो एक बार देख सकते हो अगर आपको शॉर्ट में पूरा CSR समझना है 1.5 घंटे में। तो ये भी मैं आपको पढ़ के बताऊंगा, इसमें कुछ है नहीं, तो आप एक बार ये पढ़ लीजिए। जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन अगर आपको मुझे बताना है LGBTQIA मतलब एक क्वियर है और एक कुछ तो इसका A+ फुल फॉर्म है, तो ये जाता है, बट इसका होता है ये लेस्बियन, ये गे, ये बाइसेक्सुअल, ये ट्रांसजेंडर, और क्यू मतलब क्वियर।
तो आपको इसके मतलब भी मैं बता ही देता हूँ, सिंस 2 बार इस चैप्टर में आए। लेस्बियन मतलब वुमेन टू वुमेन जो होता है उसको लेस्बियन बोलता है। गे होता है मेन टू मेन। बाइसेक्सुअल मतलब एक लड़का है जिसको लड़का और लड़की दोनों पसंद है, या फिर एक लड़की है जिसको लड़का और लड़की दोनों पसंद है। ट्रांसजेंडर जो वो होते हैं जो आपको ट्रेन्स में मिलते हैं, जो आता है, उनको ट्रांसजेंडर बोलते हैं। दे आर जेनेटिकली मॉडिफाइड पीपल इन टर्म्स ऑफ सेक्सुअलिटी। क्वियर, इवन आई डोंट नो व्हाट इज दिस। इनके अलावा भी कोई लोग होते हैं जो मेल और फीमेल की कैटेगरी में नहीं आते हैं। मान लो आई आइडेंटिफाई एज जो लोग होते हैं, आई आइडेंटिफाई एज वाले जो लोग होते हैं, मतलब आई आइडेंटिफाई एज अ डॉग, आई एम एन एनिमल, क्वेयर में आ जाएंगे। दीज आर नॉट मेल एंड फीमेल। माई अंडरस्टैंडिंग, इफ समथिंग इज रॉन्ग इन दिस यू कैन डिसाइड। बेनिफिट क्या होता है भाई सोशल ऑडिट के? भाई फाइनेंशियल डेटा, इनकरेज सोशल परफॉर्मेंस, देखो इम्प्रूव रिलेशनशिप विद स्टेक होल्डर, कंपैरिजन इन डिफरेंट एक्टिविटी से पता चलता है कि कौन सी एक्टिविटी का बेटर सोशल इम्पैक्ट है। एनहांसिंग सोशल रेपुटेशन, एक सेंस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है हमारी। लिस्ट ऑफ ICSI के सोशल स्टैंडर्ड्स, ये एक लिस्ट है, एक बार पढ़ लेना, नथिंग मेजर, मे बी दे कैन आस्क इन एग्जाम, बट ये मैं पढ़ के आपको क्या ही बताऊंगा, ऐसी बात है। ICSI के ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ओके, एक बार ये पढ़ता है, ये ना हमारा हमको बाद में आएगा। दीज आर मेन 4 स्टैंडर्ड्स ऑफ ICSI के ऑडिट। ICSI के सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स अलग है और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जैसा इसका होता है ICAI का, उनका ऑडिटिंग स्टैंडर्ड भी होता है, वैसा ही CS का भी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड होता है। ओके, कंपनीज एक्ट ने सेक्रेटरियल ऑडिट बताया, जो कि हमको थर्ड पार्टी से करना है। अब करना है तो भाई कुछ तो स्टैंडर्ड होगा ना, ऐसे ऐसे नहीं कर सकते, थोड़ा स्टैंडर्ड के साथ करना है। CS ऑथराइज्ड फर्स्ट टाइम अंडरटेक परफॉर्म ऑडिटिंग फंक्शन अंडर कंपनीज एक्ट। PCS क्या करेगा? सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट देगा। PCS ऑल्सो बीइंग कास्टेड ड्यूटी टू डिटेक्ट एंड रिपोर्ट फ्रॉड्स, वो सेक्शन 143 सबसेक्शन 12 या 13 आई थिंक, उसमें बताया फ्रॉड रिपोर्टिंग। ICSI ने बहुत ऐसे इनिशिएटिव्स लिए, इसी में से एक इनिशिएटिव है विच इज CSAS, कंपनी सेक्रेटरी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, विच इज़ इफेक्टिव फ्रॉम April 1, 2021। तो उसके बाद से ये करना है। तो अभी ये सब जो जनरल ज्ञान में नहीं पढ़ते, हमको डिटेल में आई थिंक पढ़ना ही है। तो CSAS 1 क्या बोलता है? इट इज़ ऑन ऑडिट एंगेजमेंट। आप ऑडिटर्स, कंपनी और ऑडिटर्स का एंगेजमेंट जो होता है, कंपनी आएगी बोलेगी ये 10 ऑडिटर्स से इसमें से एक चुनना है, तो कैसे चुनेगी, वो इसमें थोड़ा बहुत दिया है कि आपको क्या देखना है क्या नहीं। रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ऑडिट एंगेजमेंट, प्रोसेस ऑफ एंटरिंग अग्रीमेंट वगैरह विद अपॉइंटिंग अथॉरिटी, मतलब बेसिकली कंपनी। Okay, auditing standards on audit process and documentation, which lays down responsibilities and duties of auditor with respect to audit process in conducting audit and maintaining records. Audit process, audit कैसे होगा? तीसरा बोलता है फॉर्मिंग ऑफ ओपिनियन, कि ऑडिट हो गया, अब ऑब्जर्वेशन निकालना है। और फाइनल वाला जो बोलता है पूरा जो ऑडिट करना है उसकी काइंड ऑफ जनरल चीज़ है कि कैसे करना है, क्या करना है। ओके, सिंपल। वी हैव फिनिश्ड द होल चैप्टर एक्सेप्ट द चेकलिस्ट। चेकलिस्ट बहुत ईजी होने वाला है, नथिंग मेजर, नथिंग डिफिकल्ट, एक्सेप्ट उसको रट्टा मारने में थोड़ा सा मेहनत लगेगी, बट वी हैव कंप्लीटेड द होल चैप्टर। वी विल बी सीइंग ईच अदर इन द नेक्स्ट लेक्चर, वेयर वी विल बी जस्ट गोइंग थ्रू ऑल द चेकलिस्ट, विच विल हार्डली टेक अस एनी 15 to 20 minutes, आई थिंक सो, एंड माइट टेक मोर इफ देर आर सम कंसेप्ट विच आई हैव टू एक्सप्लेन। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, आपको चीज़ें समझी होंगी और आगे भी आप पढ़ोगे। तो लेट्स मीट इन अनदर लेक्चर। जाने से पहले मैं आपको एक बार नोट्स दे दूँ। एक ये इंडस्ट्रियल और लेबर लॉ ऑडिट, फिर साइबर ऑडिट। सर आपने ये क्या लिखा है? मैंने बस आपको बताया लिखना कैसे, आपको ही लिखना है, बहुत सिंपल सिंपल सी लैंग्वेज है, नथिंग कॉम्प्लिकेटेड। एनवायरमेंट ऑडिट, प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। प्रोसेस, प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट, मैंडेटरी ऑडिट पर से भी प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। एनुअल सिस्टम ऑडिट, ASA, BCP और DR उधर लिखा हुआ है सब कुछ, ये सब अपने नोट्स में है। जस्ट आई विल हेल्प यू इन प्रेजेंटिंग दीज नोट्स एज वेल। दिस इज फॉरेंसिक ऑडिट। इसके क्या क्या पॉइंट्स हमको लिखने? सबसे पहले तो मीनिंग क्या होता है फॉरेंसिक का, फॉरेंसिक ऑडिट का,
फिर उसके बाद में हम लिखेंगे फेजेस, फिर उसके बाद में हम लिखेंगे एरियाज ऑफ ऑडिट। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके डिटेल में लिखना। इसका पर्पज़ में 3 चीज़ें आती है बेसिकली इसकी, करप्शन, असेट मिसअप्रोप्रिएशन और तीसरा एंटी ब्राइबरी। ओके, प्लीज़ माइंड माय हैंड राइटिंग, डू नॉट माइंड, आई मीन। तो इसका प्रोसीजर, हमने ये पढ़ा ही नहीं। एक फ्रॉड ट्रायंगल होता है, मैं आपको पढ़ा देता हूँ। फ्रॉड ट्रायंगल में 3 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले फ्रॉड क्यों करना है, उसका मोटिव क्या है, सबसे पहली चीज़। दूसरा, मेरे पास मोटिव है क्या, मेरे पास एबिलिटी है, मैं भाई कंपनी का कोई तो भी मजदूर हूँ, मुझे फ्रॉड करने का मन हो रहा है, मोटिव है, पर मैं भाई वो पावर है नहीं मेरे पास में, मैं कैसे करूँ, मैं ट्रेनी हूँ कंपनी में, मेरे पास फ्रॉड की पावर ही नहीं, एबिलिटी। और तीसरा जस्टिफिकेशन, मैं कर दूँ लेकिन मेरे पास व्हाट इज़ द रीज़न, मुझे लग रहा है मैं कर दूँ, मेरे पास एबिलिटी है, अगर मैं वो करूँ तो मेरे पास कुछ जस्टिफिकेशन है कि ये कंपनी ने ना मेरे साथ बहुत गलत किया है, मैं गरीब हूँ, मुझे अमीर बनना है। तो ऐसे चीज़ें होती है, ये 3 चीज़ें मिला के फ्रॉड ट्रायंगल बनता है। दिस इज आस्क्ड इन एग्जाम, दिस इज इंपॉर्टेंट, आई एम सॉरी आई मिस्ड इट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, फ्रॉड ट्रायंगल, ओके। कंटेंट्स ऑफ फोरेंसिक रिपोर्ट, ओके, कंटेंट्स ऑफ फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट। फिर हम पढ़ेंगे सोशल ऑडिट, मतलब आप नोट्स बनाओगे फॉर सोशल ऑडिट। सोशल ऑडिट में भी हम लिखेंगे मीनिंग प्लस ICSI सोशल ऑडिट, साथ में ही कर लेना। आई थिंक मुझे इसके देने की ज़रूरत नहीं है वैसे तो, बट मैं दे देता हूँ। सोशल एंड डेवलपमेंट ऑडिट, implication, ऑब्जेक्टिव राइट्स छोड़ दो, आपको तो पता है नॉर्मल ऑडिटर के जो राइट्स है। ऑब्जेक्टिव्स, सर ऑब्जेक्टिव भी तो जनरल है बट ठीक है। कवरेज, यूसेज ऑफ फाइंडिंग्स, ऑडिट फाइंडिंग्स। ये 1 लाइनर लिख लेना, एग्जाम में गलती से पूछ सकते हैं यार। इम्प्लीमेंटेशन, स्टेप्स और इसको बोल सकते हैं प्रोसीजर। ये सब ठीक है। यहाँ पे लिख दीजिए ICSI स्कोप, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ICSI, SSC सोशल स्टॉक एक्सचेंज ICDR, एलिजिबिलिटी, बेनिफिट्स, ओके। वो जो लिस्ट है एक बार पढ़ लेना, मैं यहाँ पे बोल नहीं रहा हूँ कि आप वो ICSI के स्टैंडर्ड्स की लिस्ट लिखो, बट एक बार पढ़ लेना। ICSI ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, ओके। ये 4 होता है, 4 स्टैंडर्ड्स। मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप आइडियली मैं बोलता हूँ आपको पूरा लिखना चाहिए। CSAS1, CSAS2, CSAS3, CSAS4,
ऑडिट एंगेजमेंट, ऑडिट प्रोसेस, फॉर्मिंग ऑफ ओपिनियन, और ये लास्ट वाला क्या था अपना, basis and manner to carry out audit. बस, आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, खुश रहो और मज़े में रहो।